हम लोग का हो गया, कवर्ड कर लिया। देन हमने देखा था प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। नाउ दिस इज, फिर इसके बाद हमने एमसीक्यूज किया था, एंड दिस न्यू यूनिट इज, दैट इज यूनियन एंड टेरिटरी, दैट इज पार्ट वन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, पार्ट वन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। In this, we will cover एमएनएम only article, that is Article 1 to 4 very comprehensively. And what is the important, what are the things important in your prelims? ठीक है, अभी हम prelims के हिसाब से जो भी important होगा उसको देखेंगे इन चीजों में। ठीक है, इस चार आर्टिकल्स में। ठीक है, तो बेसिकली पार्ट वन में क्या है, पार्ट वन में यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। सो यूनियन इज इंडिया का, और जो उसके स्टेट्स हैं या टेरिटरीज है उसके फॉर्मेशन से लेके बाउंड्री चेंज, एल्ट्रेशन से लेके नाम चेंज करना, एवरीथिंग, कैटेगरी ऑफ स्टेट्स देना। लाइक अरुणाचल पहले क्या था, यूटी की कैटेगरी में था ना, इट वाज इन यूटी कैटेगरी अरुणाचल। यस, कराएगा अमेंडमेंट्स को भी, जो जैसे सिक्किम का अमेंडमेंट्स था के सम अमेंडमेंट के थ्रू हुआ, वो सब चीजें कराएगा। जो देखिए, हमको मालूम है क्या इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से कराना है, हम उतना कराएगा आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। ठीक है, अभी मेंस का नहीं कर रहे हैं, मेंस का इसलिए नहीं कर रहे बिकॉज हमारे पास अभी टाइम नहीं है कि मेंस का डिस्कस करें। अभी जो इसमें जितने कितने एक्सपेक्टेड आपके एमसीक्यू हो सकते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर सकते हैं, वो हम ज्यादा फोकस में रहेंगे। अमेंडमेंट्स लोग को भी कराएंगे, उसमें जो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं वो भी होंगे, उसका टेंशन मत लीजिए। ठीक है, so in this class we are going to cover article 1 to 4 very comprehensively, that is union and its territory। ठीक है, सो पार्ट वन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, पार्ट वन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, दैट इज यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। वही चीज आपके शेड्यूल में भी देखा गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट मी ऑफ द कैमरा बिकॉज डेटा ज़्यादा कनेक्ट हो रहा है। ओके, सो So part one of Indian Constitution provides a legal framework of defining the territory of India। ठीक है, अब लेट सपोज दिस इज इंडिया, सो दिस इज, कह लो अच्छे से ड्रॉ नहीं हुआ, दिस इज इंडिया। तो इंडिया के अंदर जो टेरिटरीज हैं, ये स्टेट है एक, ये स्टेट है ये एक, ये स्टेट है, इसकी डेफिनेशन क्लियरली मेंशन है पार्ट वन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, या इसके बारे में एक डिटेल डिस्क्रिप्शन है पार्ट वन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, दैट इज टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, इसमें आर्टिकल्स, जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है दैट इज आर्टिकल 1 to 4 आर इंपॉर्टेंट आर्टिकल इन दिस। एड्रेसिंग द नेम टेरिटोरियल डिवीजन, क्या नेम, स्टेट का नेम कैसे होगा, टेरिटोरियल डिवीजन, डिवीजन है जैसे यूपी एमपी राजस्थान छत्तीसगढ़ बिहार, डिफरेंट डिविजन ऑफ स्टेट। एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट, ठीक है, जैसे नए स्टेट्स को कैसे इंडियन स्टेट में मिलाना है या नए स्टेट को कैसे बनाना है, जैसे कि हमने सिक्किम को बनाया था स्टेट, बिकॉज सिक्किम अर्ली चोग्याल डायनेस्टी के अंदर था, और सिक्किम को हमने 1974 में सिक्किम को अपना स्टेट बनाया। ठीक है, इंडिया ने स्टेट बनाया। इस पहले तक सिक्किम 1947 के पहले सिक्किम क्या है, 1947 के बाद सिक्किम ब्रिटिश पैरामाउंटेंसी तो खत्म हो गया था, और इंडिया का एक प्रोटेक्टरेट स्टेट बन गया। तो प्रोटेक्टरेट स्टेट का मतलब ये होता है, सुन लीजिए यहाँ पे, प्रोटेक्टरेट स्टेट का मतलब होता है कि डिफेंस और कुछ एक्सटर्नल अफेयर्स और कम्युनिकेशन वो इंडियन गवर्नमेंट देखेगी, बाकी खुद सिक्किम सिक्किम अपना खुद से चीजें करेगा। आगे डिस्कस करेंगे इसको, बाकी अपना सिक्किम खुद से करेगा, इसको बोलते हैं प्रोटेक्टरेट स्टेट। मतलब उसका खुद का डिफेंस नहीं होगा, बाकी चीजें वो खुद करेगा, इसको बोलते हैं प्रोटेक्टरेट स्टेट। तो अर्लियर 1947 के बाद सिक्किम क्या था, प्रोटेक्टरेट स्टेट था इंडिया का। ठीक है, फुल फुल स्टेटहुड की कैटेगरी में आया 1974 में बाई 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। बट पूरी तरीके से जो फुल फ्लैज सिक्किम एक स्टेट बना, दैट इज 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। कई लोग कंफ्यूज होते हैं इसमें 35 और 36 में, और ये सिक्किम जो आपके 22nd नंबर का स्टेट था उस टाइम पे। चलिए अब उधर डिस्कस नहीं करते, आगे आइए।
अब आर्टिकल 1 to 4 में क्या कह रहा है? एड्रेसिंग द नेम, टेरिटरी, डिवीजन एंड एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट एंड अल्ट्रेशन ऑफ द बाउंड्रीज। ठीक है, अल्ट्रेशन ऑफ द बाउंड्रीज। सपोज करिए पहले पहले आप देखिए, सपोज क्या करना, पहले यूपी और उत्तराखंड एक स्टेट हुआ करता था। ठीक है, अब उसकी बाउंड्री अल्टर किया गया, ये भी सारा मेंशन है आपके आर्टिकल 1 to 4 में ही मेंशन है। एंड दीज प्रोविजंस इंश्योर द टेरिटोरियल यूनिटी एंड फेडरल स्ट्रक्चर। ठीक है, अब फेडरल स्ट्रक्चर को भी मेंटेन करना है और टेरिटोरियल यूनिटी को भी मेंटेन करना, उसके हिसाब से चेंजेस करना है हमें। स्टेट में नए स्टेट को एडमिशन करना है या उसका नाम बदलना है, बाउंड्री चेंज करना है, सो एवरीथिंग विल बी डन बाय द पार्लियामेंट। ठीक है, चलिए, ये दिस इज अ ब्रीफ इंट्रो। अब आइए डायरेक्ट टॉपिक पे आइए। डिफाइनिंग द यूनियन ऑफ इंडिया। सो व्हाट इज यूनियन ऑफ इंडिया? व्हाट इज यूनियन ऑफ इंडिया? सो यूनियन ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ स्टेट्स। ठीक है, यूनियन ऑफ इंडिया क्या है? यूनियन ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ स्टेट। इंडिया दैट इज क्या? इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट। अब ये नाम क्यों पड़ा? जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बहुत डिबेट चल रही थी, सम पीपल सजेस्टेड नेम इंडिया एंड सम सजेस्टेड ए नेम भारत। तो हम लोगों ने क्या डिसाइड किया कि ऐसा करते हैं, दोनों का नाम रख लेते हैं, कॉमन रख लेते हैं, इंडिया दैट इज भारत, भारत दैट इज इंडिया। समझ में आ गया? आर्टिकल 1 में ये मेंशन है, इंडिया दैट इज भारत। सिंपल क्वेश्चन पूछ लेगा, आर्टिकल 1 में क्या है? इंडिया दैट इज भारत। ठीक है, अब क्या करें? आर्टिकल 1 का क्लॉज 1 है। ठीक है, अब क्लॉसेस को आप लोग को तो मालूम है ना, क्लॉजेस को कैसे पढ़ते हैं, आर्टिकल को कैसे पढ़ते हैं। लेट सपोज ये लिखा है, दिस इज रिटन आर्टिकल 21, दिस इज 1, दिस इज बी। हाउ यू विल रीड दिस? यस, प्लीज टेल। Article 1 Clause B. सॉरी, कैसे रीड करेंगे इसको? Article 21, Clause 1, Part B. आर्टिकल 21 क्लॉज 1 पार्ट बी। गलत। और कोई? और कोई? आवाज आ रही है? Article 21 Clause B. आर्टिकल 21 क्लॉज 1 आई एम ऑडिबल? यस। Yes, sir. ओके, आर्टिकल 21 क्लॉज 1, ठीक है, नहीं गलत, इसको पढ़ेंगे आर्टिकल 21 क्लॉज 1। यस यस, वेरी गुड, किसी ने बोला सब क्लॉज बी। यस, वेरी गुड, किसी ने बोला आर्टिकल 21, दिस इज क्लॉज एंड दिस इज सब क्लॉज। ठीक है, इसको क्लॉज पढ़ेंगे, इसको सब क्लॉज पढ़ेंगे। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, सो आर्टिकल 21 के क्लॉज 1 में ये मेंशन है, सॉरी आर्टिकल 1 के क्लॉज 1 में ये मेंशन है, इंडिया डेट इज भारत। ठीक है, ये भी डिबेट थी, बिकॉज इंडिया डेट इज भारत, ये भी डिबेट थी कि इंडिया का नाम रखा जाए कि भारत रखा जाए, तो हमने इंडिया रखा। ठीक है, और इंडिया इज अ क्या? इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है, यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब स्टेट doesn't have right to secede. State doesn't have right to secede. Secede means स्टेट अपने आप से अलग नहीं हो सकता। ठीक है, समझ गए? दिस इज द मीनिंग ऑफ सेसीड। बट केस ऑफ यूएसए का केस क्या है? व्हाट इज द केस ऑफ यूएसए? व्हाट इज द केस ऑफ यूएसए? यूएसए इज अ कॉमन एग्रीमेंट बिटवीन स्टेट एंड दे केम टू फॉर्म एन यूनियन। यूएसए में पहले स्टेट्स थे, उन्होंने आपस में एग्रीमेंट करा के यूनियन बनाया। यूएसए का केस ये था। इंडिया का केस क्या था? इंडिया का केस, इंडिया एक प्रॉपर यूनियन है, और जो स्टेट बने, जो स्टेट यूपी, एमपी, बिहार, छत्तीसगढ़ बने, सो दीज स्टेट्स आर बेसिकली फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, नथिंग मोर देन दैट। समझ रहे हैं बात? यस या नो? यस, Yes, sir. प्लीज बोलते Yes, हैं। sir. ओके ओके, सो अब यहां तक हो गया। सो यूएसए और इंडिया का केस समझ में आया? कई एग्जांपल आपको यूएसए से लेंगे। यूएसए में क्या है? कॉमन एग्रीमेंट है स्टेट्स का, और वो कभी भी किसी भी टाइम अपने यूनियन से अलग हो सकते हैं। बट इंडिया के केस में क्या है? इंडिया यूनियन तो है, स्टेट सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए है, मींस कि यूनियन के पास ज्यादा पावर है, स्टेट के पास कम पावर।
देखिए, आर्टिकल 1 क्लॉज 2, द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया आर डिफाइंड, ये डिफाइन किया। आर्टिकल 1 के क्लॉज 3 में डिफाइन किया है इंडियन टेरिटरी इंक्लूड्स। अब इंडिया में आर्टिकल 1 के क्लॉज 3, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, क्लॉज इतने इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है, बट फिर भी आप लिख लीजिए, मतलब समझ लीजिए, ठीक है। इसमें मेंशन किया गया है इंडियाज इंडिया टेरिटरी इंक्लूड है। अब इंडिया की टेरिटरी में क्या इंक्लूड होता है? टेरिटरीज ऑफ स्टेट्स, जैसे आपका यूपी, एमपी, बिहार, छत्तीसगढ़, ये हैं आपके स्टेट्स। और फिर क्या होता है? यूनियन टेरिटरीज। यूनियन टेरिटरीज के एग्जांपल, यस, कोई दीजिए यूनियन टेरिटरी के लखीमपुर, एग्जांपल। यस, दिल्ली, लखीमपुर, अंडमान, जम्मू एंड दिल्ली, कश्मीर। हाँ, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, और लद्दाख, लद्दाख, हाँ, यस, और दिल्ली। हाँ यार, दिल्ली, दमन, ठीक है, ठीक है, ठीक है, दीज आर एग्जांपल ऑफ यूनियन टेरिटरीज। और जो थर्ड कैटेगरी है एक्वायर्ड टेरिटरीज, मींस जो अगर गवर्नमेंट कहीं से भी एक्वायर करती है टेरिटरी, दैट इज अ कैटेगरी ऑफ थर्ड वन। तो ये 3 कैटेगरी मिला के इंडिया बनता है। देखो, नेक्स्ट पॉइंट है, द वर्ड यूनियन सिग्निफाइज नो स्टेट कैन secede। मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? यूनियन का मतलब है स्टेट डजेंट हैव पावर टू secede। secede का मतलब एग्जिट करना, मतलब इंडिया से बाहर चले जाना, बोल देगा हम अपना नया देश बना लेगा, ऐसा यूनियन के पास पावर नहीं है। समझ में आया? समझ में आया? यस। और इसमें अगर डिटेल में चीज देखना है, सो नेम ऑफ स्टेट, यूनियन टेरिटरी एंड टेरिटोरियल एक्सटेंट आर मेंशन्ड इन वेयर? फर्स्ट शेड्यूल। कहाँ मेंशन है? और डिटेल में चीजें पढ़ना है, सो वेयर इट इज मेंशन? इट इज मेंशन इन फर्स्ट शेड्यूल। फर्स्ट शेड्यूल। और अभी प्रेजेंट स्टेटस क्या है? प्रेजेंट स्टेटस है वी हैव हाउ मेनी स्टेट्स? यस, 28 states. 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन 8 यूनियन टेरिटरी। टेरिटरी। दिस इज अ प्रेजेंट स्टेटस ऑफ, प्रेजेंट स्टेटस ये है। हाँ, और कुछ स्पेशल प्रोविजन है, मैं आपको बता दें, स्पेशल प्रोविजन है, स्पेशल प्रोविजन अंडर, ये आप याद रखिएगा, अंडर पार्ट 21 फॉर स्टेट ऑफ नागालैंड, नागालैंड, असम, मणिपुर, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल, ठीक है, ये आप रिमेंबर रखिएगा। और फिर एक और बात, इसको भी याद रखिएगा, फिफ्थ और जो सिक्स शेड्यूल है वो, उसमें भी कुछ स्पेशल प्रोविजंस है शेड्यूल एरिया और शेड्यूल ट्राइबल एरिया के लिए, कुछ स्पेशल प्रोविजंस, वो आपको जब शेड्यूल्स पढ़ाएंगे तो वहां पे डिस्क्राइब कर देंगे, ठीक है। चलिए, अब देखिए, अब हिस्टोरिकल फॉर्मेशन देखते हैं। इंडियन टेरिटरी पोस्ट इंडिपेंडेंस इनहेरिटेड बाय द ब्रिटिश के बाद कब आई थी? प्रिंसली स्टेट्स थे, प्रिंसली स्टेट थे, ब्रिटिश प्रोविंस मर्ज विद द यूनियन ऑफ इंडिया। जो आप कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जब पढ़े थे तो उधर पे चीजें हम बता चुके हैं। लेटेस्ट मर्जर कहाँ पे? 1949 को इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट हुआ। फिर गोवा का इंक्लूजन हुआ। सबसे पहले किसका इंक्लूजन हुआ? किसका? गोवा, गोवा, दमन एंड दीव, ठीक है। गोवा एंड दमन एंड दीव का कब हुआ? इसका देखिए, इसका इधर ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज पूछ लेता है सबसे पहला किसका हुआ, दैट इज गोवा एंड दमन, गोवा, गोवा एंड दीव है, दमन दीव पढ़ रहा हूँ, गोवा एंड दीव कब हुआ? ईयर पूछ लेता है, डायरेक्टली पूछ लेता है, 1961 को। और ये कौन से अमेंडमेंट में है? दिस इज इन 12th अमेंडमेंट एक्ट। ये आप पूछ लीजिए, अमेंडमेंट याद रखिए, 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 19 कब? 62। प्लीज रिमेंबर दिस डेट एंड एक्ट, ठीक है। और फिर लेटर 1987 को हमने क्या बना दिया था? गोवा को एक फुल फ्लेज्ड स्टेट बना दिया था, ठीक है। गोवा को फुल फ्लेज्ड स्टेट बना दिया था 1987 में, ठीक है। तो गोवा को हमने किससे लिया था? गोवा को हमने किससे लिया था? यस, पोर्चुगीज। पोर्टुगीज, पोर्चुगीज, पोर्टुगीज। है ना। तो ये चीज, ये पॉइंट यहाँ पे आप ध्यान में रखिएगा, रिमेंबर रखिए, गोवा को हमने पोर्चुगीज से लिया था, फिर ठीक।
फिर आता है, अभी सिक्किम के बारे में मैंने बता दिया आपको, जो इंपॉर्टेंट है अभी वही हम कर रहे हैं। देखिए, सिक्किम का एक्सेशन किससे किया था? सिक्किम का एक्सेशन किया था आपके, चाहे नोट कर लीजिए, चोग्याल डायनेस्टी से। चोग्याल डायनेस्टी से, ठीक है। चोग्याल डायनेस्टी में अर्लियर सिक्किम वाज ए प्रोटेक्टरेट स्टेट। प्रोटेक्टरेट का मीनिंग मैंने बता दिया है। प्रोटेक्टरेट मतलब कि अपना काम खुद वो सारी चीजें करेगी, बस उसमें इंडियन गवर्नमेंट वो किसको असिस्ट कर रही थी? उसमें डिफेंस और एक्सटर्नल अफेयर्स और कम्युनिकेशन को इसको असिस्ट कर रही थी इंडियन गवर्नमेंट, ठीक है। और फिर इसके बाद लेटर सिक्किम में बोला कि हमको तुम्हारे साथ मिलना है। सिक्किम ने अपनी डिजायर एक्सप्रेस की, उधर के लोगों ने 74 ने डिजायर एक्सप्रेस की कि हमें तुम्हारे साथ मिलना है, ठीक है। अकॉर्डिंगली तो हमने 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेके आए। ये याद रखिएगा, 35th। सिक्किम का केस इंपॉर्टेंट है बिकॉज दिस इज नॉर्थ ईस्ट का केस है। 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एक लेके आए। कब था? ईयर वॉज 1974। 1974 को लेके आए पार्लियामेंट में, टू क्रिएट अ न्यू स्टेट फॉर द सिक्किम, ठीक है। अब इसके लिए हमने एक एडिशनल एक आर्टिकल भी ऐड किया, आर्टिकल 2A को हमने ऐड किया अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। अभी तो ये रिपील हो चुका है आर्टिकल, अभी नहीं है एग्जिस्टेंस में, इसको ये किया। फिर भी कुछ बात नहीं बनी। फिर इसके बाद क्या कराया गया? इसके बाद कराया गया हमारा रेफरेंडम कराया गया। रेफरेंडम मीन्स वोटिंग कराया उधर के लोगों से कि तुम्हें किसके साथ जाना है। तो 1975 को क्या हुआ? रेफरेंडम हुआ। 1975 को रेफरेंडम हुआ। और जो लोगों ने वोट किया, आप आश्चर्य होंगे कि लोगों ने वोट किया कि वो चोग्याल डायनेस्टी के साथ नहीं रहना चाहते और सिक्किम इंडिया के साथ मिलना चाहता है। फिर टेक्निकली फिर हमने एक और अमेंडमेंट पास किया, दैट इज 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975 को पास किया। 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975 को पास किया और सिक्किम को फुल फ्लेज्ड स्टेट बना दिया गया 1975 को। तो ये भी क्वेश्चन हो सकता है, सिक्किम कौन से नंबर का स्टेट बना था? यस, बताइए। 22nd. कौन बोला 27? 22nd. 22nd स्टेट, ठीक है। 22nd स्टेट बना था, है ना। तो उसके लिए हमें अमेंड किया था, हमने फर्स्ट एंड फोर्थ शेड्यूल को अमेंड किया था और एक नया आर्टिकल भी ऐड किया था। ये आर्टिकल याद रखिएगा सिक्किम के रेफरेंस में। आर्टिकल है, आर्टिकल, ये आर्टिकल रिमेंबर रखिएगा, आर्टिकल 371F, ठीक है। आर्टिकल 371F। देखिए, जब भी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं हम, जब भी जैसे आर्टिकल के आगे कैपिटल लेटर आए तो इट मींस कि इट इज अ न्यू आर्टिकल दैट इज इंसर्टेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू द प्रोसेस ऑफ अमेंडमेंट। समझ गए? जैसे अभी हम आगे भी बताएंगे, जैसे आर्टिकल 21 है, अभी एक आर्टिकल ऐड हुआ है 21A, ठीक है। तो 21 क्या है? ए 21 क्या है? राइट टू लाइफ है, पता है? यस, फंडामेंटल राइट्स में पढ़ेंगे। और 21A क्या है? राइट टू एजुकेशन। Education. एजुकेशन। एजुकेशन, ठीक है। चलिए 21A में ये। अब ठीक है, सिक्किम की कहानी समझ में आ गई, याद हो गया सिक्किम वाली चीजें? यस या नो? सिक्किम वाली चीजें याद हो गई? Yes. चलिए, अब इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट है, हम देख लेते हैं जो अब बिकॉज पहले तो मैं ये सोच रहा था इसको नहीं करेंगे, बट 3 और स्टेट बने, उसमें से अरुणाचल प्रदेश भी इम्पोर्टेंट है बिकॉज अरुणाचल प्रदेश में पूछ सकता है ये क्वेश्चन। तो 3 स्टेट हैं आपके, मिजोरम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। ये भी स्टेट बने, ठीक है। अरुणाचल, मिजोरम और गोवा। तो अभी हम सिंपली अरुणाचल को देख लेते हैं। अरुणाचल कब बना स्टेट? 1987. 1972 में भी बना, ठीक है, यूनियन टेरिटरी, ठीक है। और फिर स्टेट कब बना अरुणाचल प्रदेश? 1987. यस, ठीक है। हाँ, 51. 87 में ये स्टेट अरुणाचल से पूछा जाता है। 20 फरवरी 1987 को स्टेट बना। और एक्ट कब पास हुआ था? अरुणाचल प्रदेश एक्ट, अरुणाचल प्रदेश एक्ट पास हुआ था। आपका एक्ट पास हुआ 19
86 में आपका एक्ट पास हुआ था, ठीक है, तो अरुणाचल स्टेट बना, ठीक है, रखिएगा। फिर रिसेंटली अभी जो बना है, रिसेंटली बना है स्टेट, जो बना है रिसेंटली बना है, तेलंगाना बना है। तेलंगाना, तेलंगाना कब बना है स्टेट? यस, तेलंगाना बना है 2014 में, तो अभी रिसेंट है, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है, तेलंगाना को याद रखिएगा, तेलंगाना 2014 में बना है तेलंगाना स्टेट। और तीन और स्टेट है जो आपको, जिसको इंपॉर्टेंट है आपको याद रखना है, छत्तीसगढ़ बना है, उत्तराखंड बना है स्टेट, और झारखंड बना है स्टेट। तो ये कब कब बने, इनके डेट यू नीड टू रिमेम्बर। छत्तीसगढ़ कब बना है, कब बना है? ये तीनों आपके 2000 में बने हैं। तो अब ये छत्तीसगढ़ किसको काट के बना है स्टेट, किसको बाइफरगेट किया था हमने? यस, बिहार। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में किसको बाइफरगेट किया था? मध्य प्रदेश। बिहार को, Odisha, झारखंड। Odisha, यस, Jharkhand. बिहार, उत्तराखंड बना, उत्तर प्रदेश को बाइफरकेट करके, छत्तीसगढ़ बना, मध्य प्रदेश को बाइफरकेट करके, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है ना? ये तीनों नाम आपको याद रखना है, ठीक है, कौन कौन से ये स्टेट बने। तो अभी प्रेजेंट में स्टेटस क्या है? प्रेजेंट में वी हैव 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। अब यूनियन टेरिटरीज के नाम ले लीजिए, कौन कौन से हैं? यस, यूनियन टेरिटरी के नाम ले लीजिए। यूटी के नाम है, सारे याद हैं, 8 हैं अभी। यू दिल्ली, रिमेम्बर 8? है, एक एक करके बहुत बताओ। Ladakh, एक मिनट, एक मिनट। लद्दाख, लक्षद्वीप, लद्दाख, और Andaman and Nicobar देख, Island, हाँ, अंडमान एंड निकोबार। फिर है आपका चंडीगढ़, 2, चंडीगढ़। फिर है आपका दादर नगर हवेली। Nagar फिर है Haveli, दिल्ली, ये भी यूनियन Mhm. टेरिटरी है। फिर है आपका जम्मू कश्मीर। फिर है आपका लद्दाख। फिर है आपका लक्षद्वीप। फिर है आपका पौंडीचेरी। सो दीज आर टोटल 8 यूनियन टेरिटरीज, आप यू नीड टू रिमेम्बर, ठीक है। चलिए, चलिए, यहां तक हो गया। अब आते हैं डायरेक्टली हम स्लाइड में। चलिए, ये चीजें ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज रिमेंबर दिस थिंग। चलिए, अब देखिए, आर्टिकल 1 क्लियर हुआ? व्हाट इज आर्टिकल 1? क्लियर हो गया। आर्टिकल 2 क्या कहता है? आर्टिकल 2 क्या कहता है? पावर ऑफ एडमिशन। आर्टिकल 2 कहता है आपका पावर ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू स्टेट, ठीक है। अब आर्टिकल 2 क्या कह रहा है? एम्पावर्स पार्लियामेंट टू एडमिट एंड एस्टेब्लिश न्यू स्टेट अंडर द यूनियन, ठीक है। एम्पावर्स पार्लियामेंट टू एडमिट आ न्यू स्टेट अंडर द यूनियन, ठीक है। क्या कह रहा है? इट अलाउस फॉरेन टेरिटरीज और न्यू रीजन्स टू बी इनकॉर्पोरेटेड with term and condition decided by parliament. That is example, best example is your सिक्किम, ठीक है। मीन्स कि जो एग्जिस्टिंग इंडियन स्टेट नहीं थे और उसको इंडिया में लेके आना है, दैट इज मेंशन इन आर्टिकल नंबर 2, ठीक है। सो आर्टिकल 2 क्या रिलेट कर रहा है? रिलेट टू द एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडिया इन इंडियन यूनियन विच इज नॉट ए पार्ट ऑफ यूनियन। समझ गए? जो यूनियन का पार्ट नहीं है, एक नया स्टेट में कब्जा करके या जैसे भी करके इंडिया बनाती है नया स्टेट जो इंडिया का पार्ट पहले नहीं था, और पार्लियामेंट में एक एक्ट पास करके उसको स्टेट बनाती है। दैट इज मेंशन इन आर्टिकल 2। तो क्लियर हुआ आर्टिकल 2? यस, यस या नो? Yes, sir. ठीक है, आर्टिकल 2। न्यू स्टेट, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आर्टिकल 2 न्यू स्टेट। अब आइए आर्टिकल 3। चारों आर्टिकल इंपॉर्टेंट है आपके, ठीक है। आर्टिकल 3 क्या कहता है? आर्टिकल 3, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ स्टेट बाउंड्री। आर्टिकल 2 क्या कहता है? वो आपके यहां था ही नहीं और आपने नया स्टेट बनाया। जैसे एग्जांपल याद रखिएगा, सिक्किम। सिक्किम आपका स्टेट पहले नहीं था, आपने स्टेट बनाया, दैट इज मेंशन इन आर्टिकल। आर्टिकल 3 क्या कहता है? आप आपके यहाँ एग्जिस्टिंग था, बट आपने उस पे कुछ उसकी बाउंड्रीज चेंज की। जैसे हम एग्जांपल के तौर पे समझते हैं कि लेट सपोज आर्टिकल 2 कह रहा है कि आपने कोई घर बनाया और बगल वाला घर भी खरीद लिया। ये आपने घर बनाया, दिस इज योर होम, दिस इज योर होम,
and this is your neighbor's home, you purchase this as well, ये भी आप, तो ये क्या है, this is earlier it was not your part, but ड्यू प्रोसेस ऑफ टाइम आपने ये भी कब्जा कर लिया, ये भी ले लिया, तो दिस इज मेंशन इन आर्टिकल 2। आर्टिकल 3 क्या कह रहा है, ये आपका घर है, ये आपका घर है, अब ये घर में ये दो डिवाइड है, अब ये, अब घर को आप चार चार सेक्शन में डिवाइड कर दो, ए बी सी डी, मतलब फर्दर एग्जिस्टिंग है आपके पास, बट उसकी बाउंड्रीज में चेंज कर रहे हो, एरिया में इंक्रीज कर रहे हो या डिक्रीज कर रहे हो, दैट इज मेंशन्ड इन आर्टिकल 3। गॉट द पॉइंट? यस या नो? यस या नो? आर्टिकल 3 और 2 Yes, में sir. डिफरेंस? Yes, sir. आर्टिकल 3 क्या कह रहा है, आपके पास एग्जिस्टिंग है, आप उसको बाइफरकेट करो। बेस्ट एग्जांपल इस, मैंने बता दिया, जैसे छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, तेलंगाना, झारखंड, ठीक है। मान लो झारखंड क्या है, झारखंड वाट, पहले इट इज ए पूरा, दिस इज एंटायर, कह लीजिए बिहार। अब बिहार से इतना हमने कट कर दिया, इतना एरिया, ठीक है, इतना एरिया, दिस इज क्या बन गया, झारखंड। अर्लियर दिस झारखंड वाज आल्सो ए पार्ट ऑफ बिहार ना, एंड बिहार इज अ पार्ट ऑफ इंडियन यूनियन, तो मतलब पहले से ही हमारे पास एग्जिस्टिंग था, बस हमने उसकी बाउंड्री चेंज की है फॉर वेरियस रीजंस। सो दिस इज आर्टिकल नंबर 3, ठीक है। आर्टिकल 3 समझ में आया? इसमें क्या हो सकता है, आप इंक्रीज कर सकते हो बाउंड्री, डिमिनिश कर सकते हो, अल्टर कर सकते हो बाउंड्री, ठीक है। अब इसका जो थोड़ा प्रोसेस होता है उसको सुन लीजिए। द प्रोसेस रिक्वायर प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन, ठीक है। अब अगर लेट सपोज हमको बिहार और झारखंड में बाउंड्रीज को चेंज करना है, तो सबसे पहले पार्लियामेंट में बिल इंट्रोड्यूस करने से पहले हमको किसका रिकमेंडेशन चाहिए, प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन चाहिए। और प्रेसिडेंट रिकमेंड कर देगा, जब जब प्रेसिडेंट रिकमेंड कर देगा, इसके बाद आप उसकी बाउंड्रीज को चेंज कर सकते हो। हाँ, आप स्टेट से भी सजेशन लोगे, बट स्टेट का सजेशन बाइंडिंग नहीं है। मान लो आपने बिहार स्टेट से भी सजेशन लिया होगा, बट बिहार का भी सजेशन बाइंडिंग नहीं है। लेट सपोज हमने बिहार की बाउंड्री को चेंज करना है, तो हमने पहले बिहार लेजिस्लेचर में बात किया होगा, उनको भी व्यू दिया होगा कि अपने व्यूज रखिए, ठीक है। उनको एक टाइम पीरियड होता है कि इतने टाइम पीरियड में आप अपने व्यूज रखिए, एंड दैट व्यूज इज नॉट बाइंडिंग। जो स्टेट लेजिस्लेचर का व्यू है वो रिजेक्ट भी कर सकता है। तो ज्यादा पावरफुल कौन हुआ इस केस में? इस केस में ज्यादा पावरफुल आपका स्टेट लेजिस्लेचर नहीं हुआ, इस केस में ज्यादा पावरफुल आपका पार्लियामेंट हुआ, या फ्लेक्सिबिलिटी बाउंड्री चेंज करने के केस में, ठीक है। बिकॉज इसकी कंडीशन जरूरी नहीं है कि हम स्टेट की बात माने, ठीक है। एक जगह बार बार आपको ये फ्रेज लिखा हुआ आया होगा, इंडिया इज एन इनडिस्ट्रिक्टेबल, इंडिया इज अ क्या, इन डिस इनडिस्ट्रिक्टेबल यूनियन, यूनियन ऑफ ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट। का मतलब क्या हुआ, व्हाट डू यू मीन बाय दिस? इनडिस्ट्रक्ट मतलब कि यूनियन को तोड़ नहीं सकते, स्टेट को हम बाइफरगेट कर सकते हैं, तोड़ करते हैं। इंडिया इज अ इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टेबल स्टेट, ये इसका मतलब हुआ, समझ में आया? यूएसए के केस में क्या है, यूएसए के केस में आप स्टेट को भी तोड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, आगे देखिए। सो आर्टिकल 2-3 क्लियर हुआ, आर्टिकल 2-3 क्लियर हुआ। अब आर्टिकल 4 देखो, ठीक है। आर्टिकल 4 कहता है, व्हाट डज द आर्टिकल 4 सेज? आर्टिकल 4 इज नॉट टू मच इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 4 स्टेट दैट लॉ मेड अंडर आर्टिकल 2 and 3 आर नॉट कंसिडर्ड अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368। ये आपको आर्टिकल आर्टिकल क्या है, 4 कह रहा है, दैट इज, इट इज सिंपल, ठीक है। ठीक है, आर्टिकल 4 इज सिंपल। सो जो इंपॉर्टेंट है हमारे, दैट इज आर्टिकल 1, 2 and 3, दैट इज इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। तो हमने कवर किया आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 एंड आर्टिकल 4, ठीक है। ये इसमें अमेंडमेंट में नहीं आएंगे, ये आपको आर्टिकल कह रहा है, सिंपल। अब देखिए आगे बढ़िए। अब देखिए, अब थोड़ा सा मैं आपको इंडिपेंडेंस के टाइम पे जो दो कमिटीज थे उसके बारे में डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है। अब जब हमारा देश 1949 में कॉन्स्टिट्यूशन लग गया, एवरीथिंग इन फोर्स में आ गया, तो प्रॉब्लम क्या आई कि बहुत सारे जो प्रिंसली स्टेट थे वो तो इंटीग्रेट किए गए, उनको भी हमने कैटेगरी में रखा, स्टेट की कैटेगरी बनाई। कैटेगरी में पार्ट ए
स्टेट हुआ, पार्ट ए के स्टेट्स हैं, पार्ट बी के स्टेट्स हैं, पार्ट सी के हैं और पार्ट डी में, ठीक है। असम, बिहार, भोपाल, तो क्या, ये सब आता है। मध्य भारत, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, ये सब आपका आ रहा था नेटवर्क खराब पार्ट हो में, गया सर, अजमेर। आवाज क्लियर नहीं होता। हाँ, तो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 4 कैटेगरी में हमने स्टेट को रखे। तो फिर सबसे पहले हमें डिमांड आई स्टेट को क्या, लिंग्विस्टिक बेसिस पे बनाने की। क्या डिमांड आई? लिंग्विस्टिक बेसिस पे बनाने की। तो उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन थे? कि मीन भाषा के आधार पे, लैंग्वेज के आधार पे स्टेट को डिवाइड करो। तो उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और प्रेसिडेंट कौन थे? हु इज द प्रेसिडेंट? राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद इज द प्रेसिडेंट। तो राजेंद्र प्रसाद ने एक कमीशन बना दिया, कमीशन, धार कमीशन, ठीक है, पॉपुलरली नोन एज लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमीशन। जैसे कि जो मराठी बोलते हैं उनको मराठी स्पीकिंग, गुजराती बोलते हैं तो उनको गुजराती स्पीकिंग, ठीक है। तो बट हमने जब पढ़ा, जो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा, कि हमने स्टेट को पहले किस लिए सिर्फ डिवाइड किया था? सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए डिवाइड किया था, लिंग्विस्टिक बेसिस पे हमने डिवाइड नहीं किया था। बट लोगों ने डिमांड किया कि व्हाई नॉट टू डिवाइड स्टेट ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि इस पे डिसाइड करते हैं। उन्होंने, गवर्नमेंट ने कमीशन बैठाया जिसका नाम है धार कमीशन, ठीक है। ये याद रखिएगा, इनका भी नाम याद रखिए, इनका पूरा नाम एस के धार है, ठीक है। Linguistic Province Commission was set up to provide a recommendation regarding whether or not the state should be recognized as linguistic basis पे recognize किया जाए कि नहीं किया जाए। अब तो क्या हुआ, धार कमीशन, भाई साहब ये एस के धार, इन्होंने चेक किया, इन्वेस्टिगेट किया फीजिबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजिंग स्टेट ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। बस ये कमीशन बना, 19 किया, तो देखा कि क्या होता है कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे बनाया जाए कि नहीं बनाया। तो इन्होंने पूरी तरीके से इसको नहीं किया, बोला कि एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर होना चाहिए स्टेट बनाने के लिए, लिंग्विस्टिक बेसिस फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो क्या तरीके से कह लो कि एक्सेप्ट रिजेक्ट की बात छोड़िए, इन्होंने कहा कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट नहीं बनने चाहिए, स्टेट को एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पे बनना चाहिए। तो ठीक है। तो बट फिर भी इनकी बात हो गई। अब फिर इस कमीशन को एग्जामिन करने के लिए जवाहरलाल नेहरू खुद बैठे, जिसको बोलते हैं हम जेपीवी कमिटी। क्या बोलते हैं? जेपीवी कमिटी, आगे बताते हैं इसको बोलते हैं। तो इन्होंने क्या कि, मतलब इन्होंने अपना कंसेंट नहीं दिया कि लिंग्विस्टिक बेसिस। धार कमीशन ने भी क्या कहा? धार कमीशन ने भी यही कहा कि एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पे होना चाहिए, लिंग्विस्टिक बेसिस पे नहीं होना चाहिए। तो जेपीवी कमेटी, अब इसमें क्या हुआ, इसमें खुद जवाहरलाल नेहरू बैठे इस कमेटी में। कौन कौन बैठे जेपीवी कमेटी में? अब देखिए, जेपीवी कमेटी भी इंपॉर्टेंट है। तो जेपीवी कमेटी किस लिए बनी? धार कमीशन के रिकमेंडेशन को पढ़ने के लिए जेपीवी कमेटी बनी। तो जेपीवी कमेटी में कोई ऐसा चेयरमैन नहीं था, सिर्फ इसमें 3 लोग थे। जवाहरलाल नेहरू, याद रखिएगा, 3 लोग थे, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल एंड पट्टा भाई सीतारामैया, ठीक है। अब इन्होंने भी देखा कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे नहीं बनेगी कहानी, और आई थिंक 1949 में इन्होंने भी रिजेक्ट कर दिया। क्या रिजेक्ट कर दिया? कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट को नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर हुई? यस। इसको जनरली ये भी आप एमसीक्यू के एग्जांपल में याद रखिएगा, मिनिस्टर्स कमिटीज भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं, कई बार एग्जाम में पूछ ले, तो ये इसको याद रखिएगा। अब नहीं, बट देखो फिर क्या हुआ, गवर्नमेंट ने 1949 में कह दिया कि, क्या किया, रिजेक्ट कर दिया कि लैंग्वेज बेसिस नहीं होना चाहिए स्टेट के ऑर्गेनाइजेशन का। फिर गवर्नमेंट ने फिर क्या किया, 1953 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फोर्स्ड हुई। क्यों फोर्स्ड हुई? क्योंकि इसमें एक इंसान थे जिनका नाम था पोट्टी श्री रामलू, याद रखिएगा, क्या नाम था? पोट्टी श्री रामलू। पोट्टी श्री रामलू आपके 56 डे हंगर स्ट्राइक पे बैठ गए, और उसके बाद इनकी
बोलते हैं कई जगह, पोट्टी श्री रामलू 56 देख के हंगर स्ट्राइक पे बैठ गए, तो गवर्नमेंट को फोर्सली 1953 में आंध्रा को मद्रास से सेपरेट करना पड़ा और पहला बेसिस बना लिंग्विस्टिक स्टेट क्रिएशन का। गॉट द पॉइंट? तो फर्स्ट स्टेट जो लिंग्विस्टिक बेसिस पे क्रिएट हुआ था वो कौन सा स्टेट था? आंध्रा स्टेट सेपरेट हुआ। आंध्रा सेपरेट हुआ आपके मद्रास स्पीकिंग, मद्रास पहले पूरा सब मद्रास में आता था, तो जो तेलुगु बोलते थे वो आंध्रा में आ गए, और बाकी ये जो मद्रासी, ये चेन्नई वाले इधर मद्रास में आ गए, तमिल वाले यहाँ आ गए। सो फर्स्ट जो पूछ सकता है, जो पहला स्टेट है जो लिंग्विस्टिक बेसिस पे डिवाइड हुआ, तो कौन सा स्टेट है? यस यस, आंध्रा। आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश। इनका नाम याद रहेगा, पोट्टी भाई श्री रामलू, ये हंगर स्ट्राइक पे बैठे थे। पूरी स्टोरी क्लियर हो गई? यस, पूरी स्टोरी क्लियर हो गई। यस, चलिए फिर इसके बाद गवर्नमेंट क्या करती है, जैसे ही आंध्रा स्टेट बना, पहली बात आंध्रा स्टेट बना, आंध्रा स्टेट बनने का बेसिस क्या था? लैंग्वेज या लिंग्विस्टिक बेसिस था। तो जो और अदर स्टेट्स थे वो लोग भी क्या करने लगे, डिमांड करने लगे कि भैया हमारे लिए भी लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट बना। तो फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, फिर और अदर जगह जगह से, मान लो एक लोगों के लिए कर दिया, तो पूरे इंडिया में जगह जगह से डिमांड आने लगी। मराठी बोलने लगा कि हमको अलग करो, गुजराती बोलने लगा कि हमको अलग करो, और अलग अलग स्टेट वाले बोलने लगे कि हमको अलग करो। तो फिर क्या हुआ, फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, एक और कमीशन बनाया। जब कब बनाया? 1953 में एक और कमीशन बनाया। 1953 में कमीशन बनाया जो फजल अली कमीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फजल अली कमीशन, ठीक है। फजल अली कमीशन में 3 मेंबर्स थे, फजल अली, के.एम. पानीकर एंड H.N. कुरजू, ठीक है। ये 3 मेंबर थे फजल अली कमीशन में। ये तीनों मेंबर्स के नाम याद रखिएगा, फजल अली, के.एम. पानीकर और H.N. कुरजू। फजल अली कमीशन बनाने का रीजन समझ में आया? यस या नो, बताइए। यस सर। ठीक है, अब तो इन्होंने रिपोर्ट सबमिट किया, फजल अली वाले ने, कमीशन ने 1955 को रिपोर्ट सबमिट किया। बट इन्होंने बोला, रिपोर्ट में बोला कि ठीक है, हाँ लैंग्वेज बेसिस हो सकता है आपके स्टेट बनाने का, बट टोटली हम कि 1 लैंग्वेज 1 स्टेट, ये वाली थ्योरी को रिजेक्ट कर। हाँ, लैंग्वेज कैन बी ए बेसिस ऑफ स्टेट, थोड़ा सा बेसिस हो सकता है स्टेट बनाने का, बट टोटल की 1 लैंग्वेज 1 स्टेट, वी आर टोटली अगेंस्ट दिस थ्योरी। ठीक है, समझ में आया? फजल अली का रिकमेंडेशन समझ में आया? आप फजल अली का देख लीजिए, पर्पस क्या था बनाने का, टू एड्रेस द डिमांड ऑफ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन ऑन द बेस्ड ऑन लैंग्वेज विच हैज इंटेंसिफाइड द फॉर्मेशन ऑफ आंध्रा। वही जो कहानी सुनाई वही पॉइंट्स में लिखी हुई है। द कमीशन कंसिडर्ड सेवरल फैक्टर, देखा कमीशन ने क्या क्या चीजें देखी, वही बात है कि हाँ माना। कमीशन ने पहले जो पहला एम्फेसिस था, यूनिट